कैसे हैं बच्चे? शायद आप लोग अच्छे होंगे और ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं कि आप अपने पढ़ाई के प्रति हमेशा सजग रहें और देखते रहें कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में। और चूंकि थर्ड फेज का भी शेड्यूल दे दिया है तो बच्चे अपने मानसिक स्थिति को संकेंद्रित कर आप अपने पढ़ाई की ओर अग्रसर रहें। आपकी सफलता की एक बार फिर से मैं कामना करता हूं। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सेट नंबर 19 पर। आज साइंस का डिस्कशन में देख लीजिए क्या क्या हम लोग के सामने प्रश्न है, उस पर हम लोग पॉइंटेड आउट होते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, यहां देख लीजिए आसान प्रश्न है। यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मान लेते हैं कि ये देखिए ये नाव है आपका, यहाँ व्यक्ति है और नाव का द्रव्यमान हमने मान लिया, क्या मान लिया? तो नाव का द्रव्यमान मान लीजिए n है और मनुष्य का द्रव्यमान क्या है? m है। और ठीक है, नाव का वेग है u और मनुष्य का वेग क्या है? v है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? यह संवेग संरक्षण, एकदम ध्यान में रखिएगा, यह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होगा। यह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होगा। सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। एकदम याद रखिएगा इसको, आधारित होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं, क्या करते हैं कि m इंटू v यानी मनुष्य का द्रव्यमान मनुष्य का वेग बराबर क्या होगा? ठीक है, आपको नाव का द्रव्यमान इंटू नाव का वेग, ये बराबर होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मनुष्य का द्रव्यमान देखिए नहीं पता है बच्चे, ठीक है, मनुष्य का द्रव्यमान नहीं पता है, m रहने दीजिए। गुना आपको किसका द्रव्यमान, तो किसका वेग, तो मनुष्य का वेग 5 मीटर पर सेकंड बराबर, ठीक है, नाव का द्रव्यमान n गुना नाव का वेग क्या होगा? 0.5। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब n बराबर निकाल लीजिए, n बराबर m इंटू 5 बटा 0.5, उड़ाइए पॉइंट, तो ऊपर गया 10, तो क्या हो गया? 10 गुना m गुना 5 बटे 5, 5 5 काट दिए, क्या हो जाएगा? 10m हो जाएगा। क्या होगा? 10m। यानी मनुष्य का द्रव्यमान जो है, ठीक है, नाव का द्रव्यमान जो है मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना? तो 10 गुना ज़्यादा होगा। क्या दिक्कत है बच्चे? क्या है प्रॉब्लम? क्या किया मैंने किया कि दोनों का संवेग संरक्षित कर दिया। क्या कर दिया? दोनों का संवेग संरक्षित कर दिया। उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन को हल किया। तो देख लीजिए बच्चे अच्छे से, अच्छे से देखिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो बच्चे मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर, ठीक है, आपको 1 से 18 किलोमीटर, कितना से? 1 से 18 किलोमीटर। ये कौन होगा? तो बच्चे ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल होगा। याद रखना है, कौन सा मंडल होगा? क्षोभ मंडल होगा। अब चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ठीक है। इससे ऊपर चलिए, क्या होगा? इससे ऊपर यदि होंगे तो आपको पता है कि 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको समताप मंडल, 25 से 50, ये 50 है बच्चे किलोमीटर, कौन? समताप मंडल। और इससे ऊपर मध्य मंडल पाया जाता है। कौन सा मंडल? मध्य मंडल पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको क्या होगा? 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका मध्य मंडल पाया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 से 18 क्षोभ मंडल, 25 से 50 समताप मंडल, ठीक है, 50 से 80 कौन? मध्य मंडल। इससे ऊपर आयन मंडल और सबसे ऊपर बहिर्मंडल होता है। तो यहां देख लीजिए क्या होगा? तो आपको मध्य मंडल आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होंगे, जैसे बादल, ठीक है,
बादल का बनना, ठीक है, वायु का, ठीक है, वायु की गति या आपको वर्षा का होना, ये सभी आपको किसमें होगा, तो क्षोभ मंडल में होगा। लेकिन आपका समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो बच्चे विटामिन डी को हम हार्मोन कहते हैं। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड होता है, एस्कर्बिक एसिड होगा। और विटामिन बी ये क्या होता है, ये थायमीन होता है। क्या होता है, विटामिन बी1 कर दें तो यह थायमीन होगा। और विटामिन ए यह रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से, ठीक है, क्या होगा, तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड इसको बोलते हैं, और इसकी कमी से क्या होगा, तो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। और इसे विटामिन डी को हार्मोन की भी संज्ञा दी जाती है बच्चे। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं है, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है, तो ये क्या, प्रस्फुरन गणक के द्वारा। आपको पता होगा प्रस्फुरन गणक किसको बोलते हैं, तो स्किंटेलेशन होता है, यानी गामा रेज। आपको पता है कि गामा रेज आपके पेयजल में अवेलेबल है या नहीं है, इसको पता करने के लिए स्किंटेलेशन होता है। एक उसमें पट्टी डाली जाती है, जिंक सल्फाइड की बनी हुई पट्टी होती है। यदि उस पर प्रस्फुरन उत्पन्न करेगा तो उसमें गामा इमिटर्स है, अगर नहीं करेगा तो गामा उत्सर्जक नहीं है। जबकि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, जबकि स्पेक्ट्रम मापी, प्रकाश मापी के द्वारा स्पेक्ट्रम की माप की जाती है। किसकी माप की जाएगी, तो स्पेक्ट्रम की माप की जाती है बच्चे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण ठीक है आपको प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंग में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और ये 7 रंग की जो पट्टी होती है उसे ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाएगा, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए, आगे बढ़िए। यदि तरल पर दबाव बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा। मैं बार बार बच्चे बताता हूं कि देखिए तरल का क्वथनांक मतलब बीपी होगा, क्वथनांक यानी, ठीक है, ये देखिए क्वथनांक यानी क्या हो गया, बीपी बोल रहे हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। तरल का क्वथनांक जो होता है यानी बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो दाब के प्रोपोर्शनल होता है। दाब यानी प्रेशर पी के प्रोपोर्शनल होगा। दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान बढ़ेगा, दाब घटेगा तो क्वथनांक का मान घटेगा। याद रखना है, बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, बढ़ता है। एकदम एक लाइन में स्पष्ट है कि तरल का क्वथनांक, याद रखना है, दाब का प्रोपोर्शनल होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि दाब क्या होता है, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे ये ध्यान में रखना है कि प्रेशर ऊंचाई बढ़ने पर, पृथ्वी के तल से ऊंचाई बढ़ने पर, ठीक है, वायु की सघनता के घटने के कारण आपको दाब का मान क्या होगा, घट जाता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा। तो बच्चे जैसे ही बोले समतल दर्पण या कोई भी दर्पण बोले तो थीटा कोण से अगर घुमा देंगे तो परिवर्तित किरण जो है वो 2 थीटा कोण से क्या होता है, गति कर जाता है। ये देखिए, ये प्रकाश की किरण पड़ी दर्पण पर और परावर्तक सतह है, और ये क्या करेगा, परावर्तित करेगा। प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। ये देखिए, ये अभिलंब है आपको, तो ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को हम आपतन कोण, और ठीक, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण के होता है। यहाँ देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वह हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, फिर क्या होगा, आभासी होगा, फिर क्या होगा, वस्तु के बराबर आकार का होगा, और दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए, तो ये हो गया आपको 7 का, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, देखिए, ठीक है, भारतीय यहां देखिए, हाँ, ये निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चे ठीक है, यहां देख लीजिए क्या क्या बात कर रहे हैं। विटामिन, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, गलत बात है। ठीक है, दूध में याद रखिएगा, दूध, ठीक है, दूध जो है बहुत पौष्टिक होता है, और इसमें विटामिन ए, डी, ठीक है, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स, पूरा बी कॉम्प्लेक्स
पूरा होता है, लेकिन इसमें दूध में, ठीक है, आपको नहीं होता है। क्या नहीं होगा, कौन सा विटामिन नहीं होगा, नहीं होता है, तो केवल एक ही विटामिन इसमें नहीं होता है, यानी विटामिन सी नहीं होगा और लोहा नहीं पाया जाता है। विटामिन मुख्य रूप से स्रोत किसका होता है, लोहा नहीं पाया जाता है। स्रोत किसका होगा बच्चे, बार बार मैं बताता हूं कि विटामिन जो है आपको स्रोत किसका है, तो ये स्रोत है कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का, इसका मुख्य सोर्स होगा कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम का। तो ये आपको यहीं पर आंसर मिल गया आपको, ठीक है, बी नंबर। विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्क हो जाती है। एकदम सही है कि सही है, सही है, तो एकदम सही है बच्चे, ठीक है। जनरली आंख शुष्क होता है, आंख शुष्क होता है, रेटिनॉल तो त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षण में से एक है, ठीक है। विटामिन बी यानी थायमिन के अभाव के कारण हृदयाघात, तो सही बात है ये सब, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हो गया बच्चे, याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा कौन सा ये, तो ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, ये देखिए कैड से क्या आशा है, तो कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन को हम कैड कहते हैं बच्चे। कंप्यूटर एडेड डिजाइन को हम क्या कहेंगे, कैड कहेंगे। और जब भी कंप्यूटर की बात हम लोग करते हैं तो कंप्यूटर का जन्मदाता, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स वेबेज को कहते हैं, चार्ल्स वेबेज को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, बेवेज को कहा जाता है। कंप्यूटर जो है आपको सुपर कंप्यूटर का निर्माण फुगाकू, अब वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, फुगाकू नाम है। क्या नाम है, फुगाकू इसका नाम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न पर आते हैं। क्या है आपका 27 नंबर प्रश्न, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई, ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई, ठीक है, लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को हम प्रत्नयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये देखिए आपका स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इस पर आप बल आरोपित करेंगे तो क्या होगा, F समानुपाती x के, ये F समानुपाती किसके होगा, x के समानुपाती होगा, और F बराबर हो जाएगा kx के, जहां k को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और जब भी स्प्रिंग की बात करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि स्प्रिंग पर लगने वाले बल को हम प्रत्नयन बल कहते हैं, स्प्रिंग बल नहीं कहेंगे, प्रत्नयन बल कहते हैं। द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, आपको गुरुत्व बल कहते हैं। विभव क्या होता है, तो विभव होता है आवेश, आवेश के कारण बल लगेगा, ठीक है। यदि आवेश को हम लोग अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाएं, ठीक है, विभव बल। यदि हम 1 किलोग्राम द्रव्यमान को अनंत से आपको गुरुत्वीय क्षेत्र में लाएं तो उसे भी हम विभव बल कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो जाए तो वस्तु, ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का योग शून्य हो जाए तो वस्तु में किसी प्रकार की गति नहीं होगी, वस्तु में किसी प्रकार की गति नहीं होगी। ध्यान में रखिएगा, यह संतुलन बल की अवस्था है, संतुलित बल की अवस्था है, संतुलित बल की अवस्था ये होता है बच्चे, संतुलित बल की अवस्था होगा तो वस्तु में किसी प्रकार की गति नहीं होगी, किसी प्रकार की गति नहीं होती है। ध्यान में रखिएगा, गति नहीं होती है। तो ये बातें याद रखनी है आपको कि वस्तु में किसी प्रकार की गति नहीं होगा। धीमी होकर रुक जाएगी, गलत बात है। अपनी गति की दिशा में बदल लेगी, तो ये भी गलत बात है। सतत वेग से चलेगी, गलत बात है। सब में गति है किसी न किसी प्रकार से, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। यदि कोई वस्तु संतुलित बल की अवस्था में रहता है तो उसमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में ज्ञात कीजिए। अब आपको निकालना है C/100 बराबर F - 32/180। देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध बता रहे हैं, तो ये 60/100 बराबर हो जाएगा F - 32 बटे कितना, 180। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 20 पंच 100, 20 नमा 80, 12 पंच 60 हो गया, तो वर्णमा 78 से 108 हो गया। तो F - 32 बराबर 108। तो बच्चे F बराबर क्या हो जाएगा, तो 108 + 32 यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। कौन सा होगा, ए नंबर आंसर होगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका।
यहां देख लीजिए, ठीक है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? बच्चे मैं बताता हूं कि देखिए परमाणु का सारा गुण उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन परमाणु का रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेगा। और ये देखिए यहां पर कहां है इलेक्ट्रॉन की संख्या, निकालिए इसको। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या, सभी गुण इस पर निर्भर करेगा, सभी गुण निर्भर करेगा। फिर देखिए न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या, गलत बात है, न्यूक्लियस में गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, ये सही है, क्योंकि मैंने बताया कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ठीक है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। और तत्व की प्रकृति, तत्व वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तत्व की प्रकृति इसी पर निर्भर करती है। तत्व की प्रकृति किस पर निर्भर करेगा? तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर ही निर्भर करता है बच्चे, तो एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन की संख्या किस पर निर्भर करेगा? तो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निर्भर करता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, निकाल लेंगे हम लोग। परमाणु भार बराबर क्या होगा? परमाणु भार ए बराबर होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हो जाएगा, यानी 10 प्लस क्या हो जाएगा आपको 12। यहां देखिए 10 और 12 यानी 22 हो गया इसका परमाणु भार। तो 22 परमाणु भार, जबकि ठीक है आपको जितना प्रोटॉन उतना ही परमाणु संख्या होगा, जितना प्रोटॉन उतना ही इसका परमाणु संख्या होगा। बच्चे याद रखना है कि जितना प्रोटॉन उतनी ही इसकी परमाणु संख्या भी होगी। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? 22 हो जाएगा बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देख लीजिए क्या है हमारा क्वेश्चन। कठोर जल में किसकी उपस्थिति के कारण साबुन के साथ यह आसानी से झाग नहीं देता है? देखिए कठोर जल में आपको पता होगा जल की कठोरता यह मुख्य रूप से कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन के कारण होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कारण होगा। और यह कठोरता दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता अस्थाई और दूसरा होता अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई। तो अस्थाई कठोरता जो होगा वो उसमें झाग दे देगा, लेकिन अस्थाई कठोरता में उतना अच्छा से झाग नहीं देगा। तो यह देखिए कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड के कारण होता है, क्लोराइड या सल्फाइड के कारण होगा, क्लोराइड या सल्फाइड के कारण होता है। जबकि आपको ये अस्थाई कठोरता जो होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के कारण होगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो यहाँ देखिए क्या मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, तो यही आंसर हो जाएगा ये नंबर। आगे बढ़िए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। यह देखिए ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, और इसके द्वारा मस्तिष्क के, ठीक है, मस्तिष्क के संरचना का हम लोग पता लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसके द्वारा हृदय की संरचना का पता लगाते हैं। ठीक है, ऑप्टिकोग्राफ, इसके द्वारा आंख की संरचना का पता लगाते हैं, आंख में किसी प्रकार की बीमारी है उसका पता लगाते हैं। जबकि ईएमजी इलेक्ट्रोमसलोग्राफ, जिसके द्वारा मांसपेशी में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी का पता लगाया जाता है बच्चे। तो एक का, ठीक है, 3 नंबर, देखिए 1 का 3 नंबर एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहां देख लीजिए, ठीक है, क्या है हमारा प्रश्न। निम्नलिखित में से सहजीवी संबंध का उदाहरण बताइए। तो आपको पता है कि कवक और शैवाल आपस में सहजीवी संबंध बताता है, और याद रखिएगा कि शैवाल और कवक जो है उसको सहजीवी संबंध लाइकेन के साथ बताता है, और लाइकेन जो है वह ध्यान में रखिएगा इससे हम लिटमस पेपर का निर्माण करते हैं। कौन सा पेपर? लिटमस पेपर का निर्माण करते हैं। आपको पता होगा कि अम्ल और क्षारक का पता इससे करते हैं, अम्ल क्षारक का इससे पता लगाया जाता है, अम्ल और क्षारक का इससे पता हम लोग लगाते हैं कि अम्ल है या क्षारक है। आपको पता ये भी होनी चाहिए कि लिटमस पेपर यानी नीला लिटमस पेपर जो है वह अम्लीय प्रभाव के कारण लाल हो जाता है, जबकि आपको लाल लिटमस पेपर जो है वह क्षारकीय प्रभाव के कारण क्या हो जाएगा? तो क्षारकीय प्रभाव के कारण वह नीला हो जाता है। क्या होगा? नीला हो जाएगा। और बार बार मैं ये भी बताता हूँ, अनिल यानी नीला लिटमस पेपर लाल हो गया और क्षारक लाल लिटमस पेपर क्या हो गया? नीला हो गया। तो ये बातें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के क्रम के अनुसार
बात कीजिए। तो बच्चे सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो सबसे अधिक घनत्व सोना का होगा, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व ओस्मियम का होता है, उसके बाद किसका होगा? ओस्मियम के बाद होता है इरिडियम का, इरिडियम के बाद होता है प्लेटिनम का, प्लेटिनम के बाद होता है किसका? तो सोना का, सोना के बाद होता है किसका? मरकरी का। किसका होगा? मरकरी का। और मरकरी के बाद होता है लोहा का। लोहा का घनत्व होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मरकरी का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, जबकि सोना का 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यहाँ देखिए 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। पारा देखिए 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपको इस्पात का मैंने बताया 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है बच्चे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी नंबर आपका आंसर होगा। कौन सा होगा? तो बी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुबह सोकर उठने पर मनुष्य की आंखों के किनारे कीचड़ जमा हो जाता है, यह किन ग्रंथियों के स्राव के कारण होता है? ये, ठीक है, आपको मीबोमियन ग्रंथि के स्राव के कारण होता है। अश्रु ग्रंथि से अश्रु बाहर निकलता है, सीबेसियस ग्रंथि से पसीना निकलता है, तेल ग्रंथि से वसीय पदार्थ बाहर निकलता है, वसीय पदार्थ बाहर निकलेगा। तो ये क्या हो गया? मेबोडियन ग्रंथि से। आपको पता होगा कि मनुष्य के आंख से अश्रु जो है वह लेक्राइमल ग्लैंड से निकलता है। कौन सा ग्लैंड से? तो लेक्राइमल ग्लैंड से निकलता है। ध्यान दीजिएगा जरा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी हेनरिच रुडोल्फ हर्ज ने, लेकिन उसका सिद्धांत दिया था, सिद्धांत दिया किसने? तो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था, ध्यान में रखिएगा। और मैक्सवेल ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। प्रकाश तरंग होता है, याद रखिएगा, तरंग है, ठीक है, ये बताया था रॉबर्ट मैक्स। तो अगर मैक्स प्लांक रहता तो उन्होंने प्लांक सिद्धांत दिया था सबसे पहले। तो बच्चे, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हर्ज ने। यह ध्यान में आपको रखना चाहिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है, जब धातु के प्लेट पर निश्चित ऊर्जा गिरता है तो वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगेगा, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो याद रखिए बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने पर उन पर हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होगा, जिसके कारण कॉपर सल्फाइड का निर्माण वो कर लेता है। किसका निर्माण कर लेगा? कॉपर सल्फाइड का निर्माण वह कर लेता है। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, ठीक है, कॉपर सल्फाइड का निर्माण कर लेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गुरुजल क्या है? तो गुरुजल क्या होता है बच्चे? तो गुरुजल होता है कि हैवी हाइड्रोजन, ये D2O होता है। क्या होता है? D2O। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और इसका प्रयोग दो कार्यों में करते हैं, एक तो मंदक में, ठीक है, मंदक में, और दूसरा करते हैं शीतलक में। किसमें करेंगे? शीतलक में। तो मंदक और शीतलक में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह हेवी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है। और गुरुजल की खोज की थी सबसे पहले किसने? तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था इसकी खोज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से आवर्धन का मात्रक क्या होता है? देखिए, आवर्धन क्षमता बराबर होता है, यानी m बराबर, ठीक है, आपको v/u या इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट होता है। इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट होता है बच्चे। तो v/u या इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट माइनस v/u दर्पण के लिए होता है। तो बताइए, हाइट दोनों है तो क्या इसका मात्रक होगा? तो कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना, कोई मात्रक नहीं होगा। तो आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। किसका मात्रक कोई नहीं होता है? तो आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या? तो डी नंबर आंसर होगा। तो ये आज का 19 नंबर सेशन, तो 19 नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट में 20 नंबर सेट पर। और बच्चे, बार बार मैं बता रहा हूँ कि आप खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी।